गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लूसन बुक में बात करने जा रहे हैं इतिहास में। अभी तक हमने 18 चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। तो 19वां जो चैप्टर है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो युद्ध जो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और किसके कहाँ पे हुआ था, किसके निकट हुआ था? प्रयाग के निकट। कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तीसरी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अंत में कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। किसके निकट हुआ था? प्रयाग के निकट हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्ता, जिसका ईसा जो थी 240 ईसा से 280 ईसा पूर्व तक रहा था। जो उनका गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त जी थे, जिनका ईसा 240 से 280 तक 80। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तीसरा है पॉइंट हम गुप्त वंश। गुप्त जो श्री गुप्त थे, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, उनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच का जो कार्यकाल था 280 से 320 ईसा था। ठीक है, बात करते हैं गुप्त साम्राज्य का जो उदय हुआ था तीसरी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था? श्री गुप्त था। और श्री गुप्त के जो उत्तराधिकारी के कौन थे? घटोत्कच थे। ठीक है, श्री गुप्त थे, उनका जो कार्यकाल है 240 से 280 ईसा काल, और उनका जो घटोत्कच का जो है इस कार्यकाल 280 से 320 ईसा तक। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, बात करते हैं गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें, श्री गुप्त था। ये संस्थापक और महान सम्राट के दोनों अलग अलग हैं। चंद्रगुप्त प्रथम है, महान सम्राट है ये प्रथम, और संस्थापक कौन है? श्री गुप्त हैं। ठीक है, ये 320 ईसा में गद्दी बैठे थे। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो किस ईसा में गद्दी पे बैठे थे? 320 ईसा गद्दी पे बैठे थे। पहले कौन था? 240 से 280 तक श्री गुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच 280 से 320 था। उसके 320 में कौन बैठे? चंद्रगुप्त प्रथम, जो प्रथम महान सम्राट थे। किस वंश के? गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट। ठीक है, तो 320 ईसा में गद्दी पे बैठे। इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे किया था? इन्होंने लिच्छवी में राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने महाराज धीराज की उपाधि की। तो महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? प्रथम महान सम्राट थे, और उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनका उपाधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत का जो ईसा थी कार्यकाल की बात करें तो 319 से 320 ईसा था, की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और इनका क्या ईसा थी? 319 से 320 ईसा। ठीक है, नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुप्त संवत का शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। तो अभी तक हमने बात करी श्री गुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? घटोत्कच थे, और चंद्रगुप्त प्रथम के जो उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त थे। ठीक है, जो कि 335 ईसा में राजगद्दी पे बैठे थे। तो 320 ईसा में चंद्रगुप्त प्रथम बैठे थे, और उनका जो उत्तराधिकारी था वो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम की उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त थे, जिनको जो कि 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठे थे। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इन्हीं वजह के कारण
इसी वजह के इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे और ये 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी पे बैठे थे। इन्होंने एक ऐसा पराजित किया था जिसमें आर्यावर्त के 9 शासक थे, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसी वजह से इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 335 ईसा में राजगद्दी पे बैठे थे और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो इलाहाबाद में प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। और ये दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त के हरिसेन थे। समुद्रगुप्त एक चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। और इन्होंने इलाहाबाद में प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त ने करी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। तो जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी वो थे कौन? हरिसेन थे। ठीक है, जो कि हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। सॉरी, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन था, जिसने मतलब हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करी थी। किसने करी थी? हरिसेन ने की थी, समुद्रगुप्त ने नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। तो विष्णु को उपासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। नेक्स्ट पॉइंट है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक भारत का नेपोलियन और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान करे उसके सिक्कों पर उसे वीरावादन करते हुए दिखाया जाने वाले लगाया गया था। मतलब उनको संगीत के प्रेमी थे, इसलिए उनके सिक्कों पे वीरावादन करते हुए दिखाया जाने वाला लगाया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त थे, जो संगीत के प्रेमी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संगीत का प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। उन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी और उन्होंने विक्रमक की उपाधि इन्होंने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी, दूसरी विक्रमक की भी उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो हैं उन्होंने 2 उपाधि धारण करी। पहली कौन सी करी? अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, विक्रमक की उपाधि धारण की, जिसे इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी की बात करें, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त थे। तो समुद्रगुप्त का भी उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो 380 ईसा में राजगद्दी पे बैठा था। 380 ईसा में कौन राजगद्दी पे बैठा था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चीनी बौद्ध यात्री फयान भारत आया था। तो किसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फयान भारत आया था? वो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, जो कि जिनके कार्यकाल में, शासन के कार्यकाल में बौद्ध यात्री फयान भारत आया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बौद्ध धर्म में भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय। इन्होंने शकों पर विजय उपलक्ष्य में इन्होंने चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चांदी सिक्के किस वजह से चलाए गए थे? शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। अभी तक हमने बात करी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त, या कुमारगुप्त उनको प्रथम बोल सकते हैं या गोविंद गुप्त, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल था 415 ईसा से 454 ईसा पार तक रहा, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इनके कार्यकाल का सन ईसा भी याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे, जो कि जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक हुआ, तो उनका भी उत्तराधिकारी है वो कौन था? स्कंदगुप्त था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दूसरे के जो उत्तराधिकारी हैं अभी तक उसको आप सीरीज में लिख लीजिए, या फिर उसे सीरीज में उसके इसमें मेन पॉइंट देख के मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं हम। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत का स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। मतलब कहने का है इसमें स्कंदगुप्त जो थे, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने क्या किया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। तो ये सुदर्शन झील जो है उस पुनरुद्धार किसने किया था? वो स्कंदगुप्त ने किया था। वो भी कहाँ किया था? गिरनार पर्वत पे किया था। कहाँ पे किया था? गिरनार पर्वत पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कंदगुप्त ने परदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? किसने नियुक्त किया था परदत्त को? तो वो किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुड़ों का आक्रमण शुरू हुआ था। हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण शुरू हुआ था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त था। तो अंतिम गुप्त शासक कौन सा था? भानुगुप्त का। तो स्टार्टिंग का जो गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त थे, और अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासन को गोप्ता कहा जाता है। इसकी दूसरी प्रादेशिक इकाई भूति थी, जिसे शासक उपरिक्त कहा चलाता है, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भूति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस विभाग का मूल अधिकारी दंड पार्षविक कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य जो अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? दंड पार्षविक कहलाता है। क्या इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चार्ट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ये तो आपको पता है, ग्राम सभा, ग्राम, ठीक है, छोटी इकाई। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। ये भी आपको ग्रामीक मतलब ग्राम का जो मुखिया होता है ग्रामीक कहलाता था, एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्तर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं ग्राम समूह की सबसे छोटी समूह की जो छोटी इकाई है उसको क्या कहते हैं? पेठ कहते हैं, पेठ, ठीक है। गुप्त शासन कुमार गुप्त के आप ये एक मिनट, गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दामोदरपुर ताम्रपत्र में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। जो कि किस शासक के? कुमारगुप्त शासक थे। तो उनकी जो एक ताम्रपत्र था उसमें ये भूमि बिक्री संबंधी क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बात है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। जैसे क्षेत्र है तो क्षेत्र में क्या है, कृषि करने योग्य भूमि, क्षेत्र मतलब कृषि करने योग्य भूमि। और वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि, जो वास्तु का हो गया वास करने वाली जो भूमि होती है, वास करने योग्य भूमि। चारागृह भूमि मतलब पशुओं को चारा करने योग्य भूमि। खिल्ड मतलब ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती। अपरहत मतलब ऐसी भूमि जो जंगली होती है। तो सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। उस टाइम पे सिंचाई के लिए रहट और घंटी का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। और गुप्त काल के उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो उज्जैन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बात कही गई गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त जो काल था उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था, उज्जैन में था। तो उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है जो किसके काल में था, गुप्त काल में था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उज्जैन का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इनकी स्वर्ण मुद्राओं की जो अभिलेखों में दिनार कहा जाता है, जिनकी जो मुद्राएं जारी करी थी उनको हम क्या कहते हैं, दिनार कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य में स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कार्यस्थों का सर्वप्रथम वर्णन अश्वनाम स्मृति से मिलता है। विज्ञ जंगल के सावर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य के मांस चढ़ाते हैं। मनुष्य का मांस किस जाति के लोग अपने देवताओं को चढ़ाते थे, तो विंग जो जंगल में था, वो जंगल कौन था, विंग जंगल था। उसमें सावर जाति के लोग थे जो मनुष्य का मांस देवताओं को चढ़ाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार किसी के सती होने का परिणाम 510 ईसा के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो किस अभिलेख में मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है। वो भी सती होने का परिणाम वो किस ईसा में था, 510 ईसा में था। और भानुगुप्त के, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख था। उसमें जो अभिलेख में जो वर्णन है उसमें क्या है, भोजराज की मृत्यु, उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वेश्याओं को कटनी भी कहा जाता था। जो वृद्ध वेश्याओं को कुकटनी कहा जाता था। आगे बात करते हैं गुप्त समाज वैश्य धर्म के अनुयायी थे। वैश्य धर्म के अनुयायी कौन थे, गुप्त सम्राट थे। उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी से दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या कितनी है, 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। ठीक है, जिसमें अभी जो शेष हैं वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुप्त जो 16 और 17 है गुप्तकालीन। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्त प्रशंसनीय है। मतलब उसमें महारानी जो हैं राजकुमारी का उनका चित्त प्रशंसनीय है। और जो 16वां जो गुफा संख्या है उसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, मास निष्कर्म, महापरिनिर्वाण घटनाओं का संबंधित चित्र उद्देश्य किया गया। मतलब बौद्ध जो थे उनका जन्म, जीवन, उनका जो बौद्ध धर्म अपनाने का जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, महाविष्णु महापरिनिर्वाण, ये उनकी मृत्यु, ये सब घटनाओं का जो चित्त सहित उत्कृष्ट वर्णन किया गया वो किस गुफा में किया गया है, 17 जो गुफा संख्या है वो 17 है। ठीक है, जिसे हम चित्रशाला कहा जाए। चित्रशाला में ये सब चीज़ वर्णन किया गया बुद्ध संबंधी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अजंता की जो गुफाएं थी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा वाद की गुफाएं जो ग्वालियर के समीप वाद नामक स्थान पर विंग पर्वत काटकर बनाई जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा सबसे
प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? कालिदास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट धन्वंतरी। बात कर लेते हैं यहाँ पे मंदिर हैं, उनके स्थान है। जैसे विष्णु मंदिर है तिगवा जबलपुर या मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है जिसमें, ठीक है। शिव मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में नागौदा, जहाँ भूमर कहते हैं हम। पार्वती मंदिर है नायरा कुटार मतलब मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ के झांसी उत्तर प्रदेश में, ये झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर कहाँ है? खोर नागौदा मध्य प्रदेश में। अभी आपने पढ़ा था ये शिव मंदिर। भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये सब ये आप इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत की जो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा। इस भागों 5 भागों में मित्र भेद, मित्र लाभ में संधि विग्रह, लब्ध प्रसारण, अपरिष्कृत, ये सब आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। आर्यभट्टियम सूरसिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूरसिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने लिखे थे? आर्यभट्ट ने लिखे थे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती। तो किसने बताया था? आर्यभट्ट ने, जो कि 2 नामक ग्रंथ लिखे थे। उसी द्वारा ये पता चला कि पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्यभट्ट वाला। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान है आर्यभट्ट, बारहमिहार, धन्वंतरी, ब्रह्मपुत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ विद्वान कौन से थे? आर्यभट्ट थे, बारहमिहार थे, धन्वंतरी थे, ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख होता है। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपमया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्वर्ण युग किस काल में कहा जाता है? गुप्त काल में कहा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, किस कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।